So moving on towards the projectile motion, that's a very interesting and deep learning topic. और ये ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है स्पोर्ट्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में आपको इसकी एप्लीकेशन नज़र आ सकती हैं। वॉरफेयर में आपको नॉर्मली ये नज़र आ सकता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सो मेजॉरिटी, क्योंकि हमारा जो कंसर्न होता है या तो वॉर की जो नॉलेज होती है वो हम मूवीज़ में देखते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें इसका बेसिक आइडिया हो सकता है। और स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हम इसको सही तरीके से समझ सकते हैं। है क्या ये चीज़? बेसिकली ये एक टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? ये आपके पास y है और ये x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हम वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे, सो वन डायमेंशनल का ये सिचुएशन में या तो आपके पास ये ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन की बात होगी, हम अगर उसको एक्स एक्सिस का कंसिडर करते हैं, या इस बॉडी की मोशन जो है ये वाई एक्सिस पे होगी, ठीक है। सो इन दोनों में से कोई एक अगर एग्जिस्ट करता है तो ये आपके पास वन डायमेंशनल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर बोथ एक्स और वाई आपके पास एग्जिस्ट करते हैं इस मोशन में, तो वो आप ये कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। अब जब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, तो फॉर्मल डेफिनेशन में ये एक टू डायमेंशनल मोशन है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया। अक्सरियत जो हमारे पास बुक्स होते हैं उनमें इनर्शिया वाली टर्म जो है उसको डेफिनेशन से ही हटा दिया जाता है। हालांकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रेविटी का जिक्र कर रहे हैं, सो जो पहली उसको मोशन प्रोवाइड की गई है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड की गई है, बेसिकली तो उस जोर पे ही चल रहा है। और इस किस्म के मोशन को, जो कि नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन की कैटेगरी में आता है, वो किसी फ्यूल पे नहीं चलता। वो उसी इनिशियल एनर्जी पे, जो स्टार्टिंग एनर्जी होती है जो उसको प्रोवाइड की जाती है, वही उसका एक तरह से फ्यूल होता है, ठीक है। और जाहिर है जब विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप उसको रियल केसेस में कंसिडर करते हैं तो उसमें लॉस भी आ सकता है। लेकिन एक तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर हम मिस कर रहे हैं, और वो इंटेंशनली मिस हो रही है। वो क्या है? एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब ये एयर रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं तो उसकी बेसिक वजह क्या है? टू मेक द थिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो अब अगर हम यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ करने की कोशिश करें, लेट्स से ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्टाइल को ड्रॉ करता हूँ इस तरह से। तो इसमें आपके पास जो ये वाली इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इस इनिशियल वेलोसिटी में आपको क्या क्या नज़र आएगा? इसमें आपको इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नज़र आएगा और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इफ़ आई कॉल इट एज वी, लेट्स से वी आई, सो दिस विल बी वी आई एक्स, दिस विल बी वी आई वाई। और ये जो एंगल आपके पास यहाँ पर बन रहा है, ये इसका लॉन्चिंग एंगल हो जाएगा थीटा। अब इस सिचुएशन में जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इसको
ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से अपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वी एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वी वाई जो है वो वर्टिकल है। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकल कंपोनेंट को इफेक्ट करने के लिए आपको कौन सी फोर्स मिलेगी? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट को एक और भी चीज़ अपोज करने आ रही है, और वो क्या है? एयर रेजिस्टेंस। दूसरी तरफ चूंकि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्टिकल है, तो वो ऑटोमेटिकली वी एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल है उसके मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करने वाली। जो उसके डायरेक्शन का चेंज होगा वो आपके पास इस वी वाई में नज़र आएगा, क्योंकि जाहिर है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसी वजह से यह बैंड होता जाएगा। सो वी एक्स जो है, दिस इज ओनली गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये एयर रेजिस्टेंस जो है इसके इग्नोर करने से, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया दैट वी आर इग्नोरिंग दिस टर्म, सिंप्लीफाई करने के लिए केस को। सो इस तरह से अगर एयर रेजिस्टेंस पर हमने लगा दिया है कट, तो अब वी एक्स कंपोनेंट जो है वो जो वेलोसिटी का है वो हो गया है फ्री, और वी वाई कंपोनेंट आपके पास हो गया है बाउंड। ठीक है, फ्री का मतलब क्या हुआ और बाउंड का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ए एक्स लेता हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में चेंज की वजह से, सो वो क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट को कंसिडर करूँगा तो वो आपके पास ए वाई बनेगा, और वो ए वाई जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? माइनस जी के। यहाँ पर यह चीज़ कंफर्म होनी चाहिए है हमें कि ये जो एयर रेजिस्टेंस वाला ब्लॉक था ये ग्रेविटी के लिए भी ख़त्म हो गया है, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए ख़त्म हो गया है, सो ओवरऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो बच गया आपके पास, इसलिए मैंने उसके साथ फ्री लिख दिया है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आधा बच गया एयर रेजिस्टेंस की वजह से, और आधा अभी तक वो बाउंड है ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन मैंने लिखा है, ये नेगेटिव साइन हम इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि कन्वेंशनली वी टेक द अपवर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द वाई एक्सिस एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जो है उनको हम नेगेटिव लेते हैं। सो इस वजह से चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एफ जी, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी हमेशा, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी हमेशा डाउनवर्ड होगी। सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी आर गिविंग इट अ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो यहाँ पर हमने ये थीटा ड्रॉ किया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा की जो कंडीशन है वो इस तरह से हो जाएगी कि अगर आप थीटा को मेंशन करना चाहें, सो थीटा विल बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो ये 0 डिग्री हो सकती है और ना ये 90 डिग्री हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 डिग्री हो गई तो ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपने 90 डिग्री शो कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? ऊपर की तरफ मोशन कर रही है। तो ज़ाहिर है उस वक़्त ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन हो जाएगी। और अगर ये 0 डिग्री वाली हम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास ग्राउंड एक्सिस है और बॉडी जो है वो इसी के ऊपर जा रही है,
तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 0 है, यहाँ पर 90 है। हमारा जो केस होगा वो ना तो 0 वाला होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में और ना 90 वाला होगा, दैट विल बी इन बिटवीन। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 90 के दरमियान इसको होना चाहिए है हमारे एंगल को, जिस एंगल से हमने इसको प्रोजेक्शन देनी होगी। अच्छा, अब आते हैं इनके कंपोनेंट्स की तरफ। चूँकि यहाँ पर क्लैरिटी के लिए हम दोबारा से इस प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें आप देखें कि ये जो हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका मैं ये वर्टिकल कंपोनेंट ले रहा हूँ वी आई वाई, और ये वी आई एक्स है, और ये आपके पास यहाँ पर एंगल है थीटा। सो अब यहाँ से आप आसानी से, चूँकि हमने वी आई एक्स के बारे में ये क्लैरिटी से कह दिया है, सो वी आई एक्स पर अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है, सो उसमें आप देखें कि जो इसके लिए रिजल्ट यहाँ पर बनेगा, एस इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी, या आपके पास जो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी है। तो इन दोनों केसेस में यहाँ पर ये ए एक्स की वैल्यू और यहाँ पर ये ए एक्स की वैल्यू, ये आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से एक तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि वी एफ एक्स विल बी इक्वल टू वी आई एक्स, जो कि नॉर्मली ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो इसके साथ आएगा वी आई कॉस थीटा। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम इसके डिस्टेंस की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसमें भी हमें ये जो दूसरी टर्म है राइट साइड पर, ये हमारे पास 0 हो जाएगी, एंड इट विल बी अ वेरी सिंपल इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी टी की तरह रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, सो वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ, सो ये बनेगा वी आई वाई प्लस की जगह हम लगा देते हैं यहाँ पर माइनस, बिकॉज अभी हमने कहा है कि ए वाई की जगह हमने माइनस जी यूज़ करना है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में वी वाई आपके पास वी आई वाई माइनस जी टी बनेगा, एंड ग्रेजुअली समथिंग इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द पॉकेट ऑफ वी वाई, एंड ड्यू टू दैट रीज़न अगर मैं इस जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू देखूं तो कंपैरेटिवली वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो गया है, एंड फाइनली व्हेन आई गो टू द मैक्सिमम हाइट, सो आई डोंट सी एनी वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टिल वी एफ एक्स स्टिल वही वी आई एक्स के बराबर है। तो यहाँ पर यह क्लियर भी हो जाता है कि अगर हमें इसको लिखना भी है, सो दैट विल बी वी आई साइन थीटा। ठीक है, माइनस जी टी, ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर हमें किसी पॉइंट पर आफ्टर सम टाइम टी यहाँ पर हमें v की वैल्यू चाहिए, वी एफ वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल, आपके पास वी एफ एक्स भी पड़ा हुआ है, वी एफ वाई भी पड़ा हुआ है, आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू वैल्यूज़ यूज़ कर लें। वी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आपके पास ओवरऑल वेलोसिटी है, और इसमें यह हो जाएगा वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इस के स्क्वायर रूट को हटा दें, यहाँ से ये स्क्वायर को हटा दें, स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, सो यू विल गेट वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी आई साइन थीटा माइनस जी टी
होल स्क्वायर। तो जाहिर है अगर आपके पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो आप इस इक्वेशन से वी एफ की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट और कि अब ये जो एंगल ड्रॉ होने वाला है, दिस इज़ नॉट द सेम एंगल फाई का, ये थीटा एंगल नहीं होगा, ये एक नया एंगल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जिन दो एक्स और वाई के दरमियान वजह से बन रहा है ना, उसमें वो वाई कंपोनेंट कम होता जा रहा है। सो मैं अगर टेंजेंट फाई आफ्टर सम टाइम वैल्यू मालूम करूँगा तो वो किसके बराबर बनेगा, वी एफ वाई बाई वी आई एक्स वी एफ एक्स बन जाएगा। एंड इट विल बिकम वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा, बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही। और फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा। अब यहाँ पर यह चीज़ भी हमें क्लियर हो सकती है कि अगर इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर आप एंगल चेक करें, सो ये मोशन जो है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला, ये बिल्कुल ग्राउंड एक्सिस के पैरेलल है। एंड दैट कैन बी इजीली चेक्ड कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपके पास हो जाएगा 0। ठीक है, सो इस तरह से फाई will be equal to tangent inverse 0 by this vi cos theta, that will be 0, और आपके पास यहाँ पर एंगल 0 आएगा। सो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि जो भी सिचुएशन हो, मैक्सिमम हाइट पर जो एंगल है, ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं दैट एट मैक्सिमम हाइट the angle between projectile and ground will be 0। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस सिचुएशन में ये एंगल जो है ये बेसिकली इस वी वाई के कंपोनेंट की वजह से इफेक्ट हो रहा है। ये जो आपको ये यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये वाली टर्म, ठीक है, सो इसमें ये जो न्यूमरेटर है ना, ये चेंज होता रहता है। और जाहिर है वो क्यों चेंज होता रहता है, बिकॉज इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, नीचे की तरफ लेकर आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो इट विल स्लो डाउन। और नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हम ऊपर भी कोई बॉडी को स्ट्रेट फॉरवर्ड भेजते हैं तो उस वक्त अगर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकेंड हो, थोड़ी देर बाद जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, वी एफ वैल्यू जो है वो आपके पास 0 हो जाती है। सो द सेम स्टोरी इज हैपनिंग विद दिस वी वाई वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमारे पास जो सिचुएशन हो जाती है दैट इज रिगार्डिंग दी वेलोसिटी कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो एनर्जीज की बात होती है, समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि किनेटिक एनर्जी की क्या सिचुएशन है। अब किनेटिक एनर्जीज जो हैं वो बेसिकली आपके पास बनते हैं हाफ mv², लेकिन इसमें चूंकि दोनों कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, सो इनिशियल किनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mvi(x² प्लस हाफ mvi(y²). ठीक है, और ये मुख्तलिफ एंगल्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग इनके रिजल्ट होंगे। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर कह दूं कि किनेटिक एनर्जी जो है वो अगर 45 डिग्री का प्रोजेक्शन हो, ठीक है, एंगल हो, तो उसमें क्या होगा, हमें पता है कि 45 के लिए कॉस एंड साइन दोनों की वैल्यू जो है वो 0.707 बनती है, तो इक्वल बनती है। सो इट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है, फर्स्ट वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल, ये दोनों बराबर होंगे। सो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये 100 जूल है, सो दिस विल बी 50 जूल्स एंड इट विल बी 50 जूल्स। ठीक है, इसी तरह, और अगर इसी कंडीशन पर आप ये कर दें कि आप मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछें कि लेट्स से
इसमें एक बॉडी है, ये आपके पास ग्राउंड एक्सेस हो गया, ये उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते हैं कि जो ये वाली लोकेशन है, इसमें आपने ये कंसिडर कर लिया कि दिस इज द लोकेशन वेयर इट गेट्स द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर इसके सिर्फ और सिर्फ वी एक्स होगा, और यहाँ पर तो दोनों कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल थे। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग एनर्जी जो है ये 100 जूल है, सो इस वी एक्स की वजह से इसकी जो किनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल 50 जूल रह जाएगी। हाफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट अगेंस्ट वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो बेसिकली कहाँ पर चली जाएगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। वो 50 जूल किधर गई, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। एंड वेन एवर इट कम्स बैक, तो ये फिर से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किनेटिक में, और फिर से फाइनल इस पॉइंट पर फिर वही सिचुएशन होगी आपके पास कि 50 आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इम्पैक्ट हो जाएगा, और 50 जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट का इम्पैक्ट हो जाएगा। एंड द सेम कैन बी ट्रीटेड फॉर डिफरेंट एंगल्स। लेट्स से अगर मैं 30 के 60 डिग्री का एंगल ले लूँ, आप देखते हैं कि cos 60 जो है दैट इक्वल्स 1/2, और sin 60 जो है इट इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अगर आप ये किनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू, किनेटिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करते हैं, सो वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी टर्म तो खैर वही है, और हाफ एम वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखें ये बड़ी मज़े की चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर। कॉस स्क्वायर थीटा में आपको 1/2 का स्क्वायर मिलेगा, सो इट विल बी 1/4। साइन स्क्वायर थीटा में आपको इसका स्क्वायर मिलेगा, सो दिस विल बिकम 3/4। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस एनर्जी को चेक करूं, सो हाफ एम वी आई स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ एम वी आई स्क्वायर 3/4। अब ये वाली टर्म दोनों में कॉमन है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर कंपोनेंट है वो आपके पास टोटल एनर्जी का 1/4 है, ठीक है, और ये 3/4 है वर्टिकल कंपोनेंट। और इस तरह से आप 30 डिग्री के लिए बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसी के लिहाज से फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं कि लेट्स से इस सिचुएशन में अगर बॉडी क्या करती है, इस हाइट तक जाती है तो क्या होगा। तो आप सिंपल हिसाब है, अगर आपके पास इनिशियल जो एनर्जी है किनेटिक वो 40 जूल है, तो उसमें एक हिस्सा जो है 60 डिग्री के एंगल के लिए, लेट से एक हिस्सा क्या हो जाएगा 10 जूल, ठीक है, वो हो जाएगा वी एक्स की जो एनर्जी है, और 30 जूल जो है ये क्या हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी हो एनर्जी हो जाएगी। सो इस तरह से फाइनल इस पॉइंट पर आपके पास क्या बचने वाला है, दिस वन, ये तो ज़ाया हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस वजह से इस किस्म की वैल्यूज़ में आपने ख्याल रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे होता है तो उसके मुताबिक ही आप उसका रिस्पॉन्स कर सकें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 3 बेसिक थिंग्स जो कि हमारे पास सामने आते हैं, और वो क्या है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, दैट हाउ लॉन्ग इट कैन गो, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हाउ हाई it can go, and how much time it can spend।
ठीक है। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पर आप टेनिस की एग्जांपल ले लें, लॉन टेनिस की, तो अगर आपको किसी दूसरे प्लेयर को, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये दरमियान का नेट है और यहाँ पर एक प्लेयर खड़ा है, यहाँ पर दूसरा प्लेयर खड़ा है और ये बॉल को इधर लेकर आता है, ठीक है। सो अब ये जितनी जल्दी इसको फ्लाइट देगा तभी जाकर ये इस प्लेयर को क्या कर सकता है, डॉज कर सकता है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? टाइम की, कि क्या आपने टाइम ज़्यादा रखना है या कम रखना है। आपने किसी बिल्डिंग को हिट करना है, ठीक है। अब जब आपने किसी, लेट्स से किसी टारगेट को हिट करना है वॉरफेयर में, लाइक दैट्स ए बिल्डिंग, और यहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ से आप उसको फायर कर रहे हैं, तो आप इस तरह फायर नहीं कर सकते। आपको एक ख़ास एंगल रखना पड़ेगा ताकि ये वाली बिल्डिंग जो है ये क्या हो सके, सेफ हो सके, ताकि इसको टारगेट को, जाहिर है इसमें आपको एक स्पेसिफिक हाइट मेंटेन रखनी पड़ेगी। दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपने कितनी हाइट उसको दी है, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ दैट, और यही सिचुएशन क्रिकेट के स्पोर्ट्स में भी होती है। अब यहाँ पर कोई बैट्समैन साहब खड़े हैं, ठीक है, और इसकी तरफ बॉल आई है और ये आपके पास फील्ड है। अब जाहिर है इसको, बॉल को हिट करते वक्त कितनी हाइट देनी है ताकि यहाँ पर कोई प्लेयर जो है उसको कैच ना कर सकें। तो उसके लिए उसको हाइट भी देनी है, साथ में उसको दूर भी लेकर जाना है। सो रेंज और हाइट द सेम अप्लाइज टू द फुटबॉल। एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को, जो अपना ही उसका दोस्त प्लेयर है, उसको क्या करना है, लॉफ्टेड पास करना है। तो जाहिर है ग्राउंड पर जितने बाकी प्लेयर्स हैं, अपोनेंट प्लेयर्स हैं, तो उनको अवॉइड करके वो क्या करेगा, यहाँ पर उसको शिफ्ट करेगा बॉल। दीज आर द कंडीशंस जिसमें आपको इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अगर आप इनके इक्वेशंस की तरफ देखें, अगर हाइट की इक्वेशन को आप चेक करें, इट इज़ वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसमें आप देखें ये वी आई साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आपने मैक्सिमम रखना है ज़्यादा से ज़्यादा हाइट मेंटेन करने के लिए। बास्केटबॉल है, आपने यहाँ पर बास्केट लगी हुई है, ठीक है, ये स्टैंड है और यहाँ पर प्लेयर खड़ा है। तो जाहिर है इसको एक हाइट तक बॉल लेकर जानी है, तब जाकर उसमें पॉट होगी। अगर इसने हाइट मिस कर दी तो इट विल नॉट बी पॉट इन दी दैट नेट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाइट की वैल्यू मेंटेन रखने के लिए, ज़्यादा रखने के लिए, ये वाला फिगर ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट दिस? ये तो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आप अर्थ पे हैं, नॉर्मल सरफेसेस पे हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट अर्थ पे करते हैं और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट मून पे करते हैं, तो मून की चूंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 1/6 है। तो अगर मैं अब मून पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं ये वाला डाटा वही रख रहा हूँ, सो आई कैन गेट अ 6 टाइम्स मोर हाइट। क्योंकि जाहिर है मैं अगर एच एम की वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ पुट करूँगा, इधर जी एम पुट करूँगा, जी एम की जगह मैं लगाऊँगा फिर क्या 1/6 जी ई। तो अगर मैं उसको कंपेयर करूँगा तो ये 6 टाइम्स हो जाएगा। ये 6 जो है ये इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द टाइम। टाइम आपके पास 2vi साइन थीटा बाई जी है, ये टोटल टाइम है फ्लाइट का। लेकिन अगर आपने इसको हाफ करना है तो ये हटा दें मैक्सिमम टाइम। लेट्स से किसी बॉडी को किसी शेल्फ तक लेकर जाना है, किसी बिल्डिंग तक लेकर जाना है, तो ये आपको हाफ टाइम रिक्वायर्ड होगा। सो 2 हटा दें, सो टी हाफ जो है वो आपके पास हो जाएगा vi साइन थीटा बाई जी। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन में भी हो सकता है कि यहाँ से गिर रहा है, तो फिर भी उसका हाफ कंसिडर होगा। सो ये आपके पास हाफ टाइम हो जाएगा दिस वन, और ये फुल टाइम। और इसमें भी आप देखें चूँकि वर्टिकल कंपोनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, तो फ्लाइट के लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली फ्लाइट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि vi साइन थीटा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए।
अगेन ये जी वाला फैक्टर जो मून के लिए मैंने डिस्क्राइब किया है, अर्थ के लिए भी वही होगा। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट एक कांस्टेंट डाटा के साथ जो हमने अर्थ पे किया था वही हम अगर मून पे करेंगे, सो आई विल हैव एन एक्सेलरेट, आई विल हैव अ टाइम 6 टाइम्स मोर देन दैट, ठीक है, 6 टाइम्स होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए है, और वो ये कि ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर आपको उस प्लेनेट का जो प्रोपोर्शनैलिटी है अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आपको बताया जाएगा कि उनके दरमियान रिलेशन क्या बनता है। फाइनली वी कम टूवर्ड्स द रेंज। रेंज की इक्वेशन जो आपके पास यहाँ पर बनती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। वो एक इक्वेशन है 2vi साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इसी इक्वेशन को हम रीडिज़ाइन करके वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी में भी लिख सकते हैं। और अगर इस साइन 2 थीटा की वैल्यू हम अपने मैक्सिमम लेवल पर ले जाएं, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम रेंज की भी इक्वेशन बन सकती है वी आई स्क्वायर बाई जी। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है एंगल का, इनिशियल वेलोसिटी का, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू ये वाली या ये वाली आप पुट कर दें, मतलब ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, आपका डेटा आ जाएगा। ये वाली जो टर्म है लास्ट वाली, दिस इज फिक्स्ड फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि जब आप साइन 2 थीटा को 1 के बराबर लेते हैं, सो 2 थीटा बिकम साइन इनवर्स 1। ये फिगर जो है 90 के बराबर बन जाता है, सो थीटा बिकम्स 45 जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को। सो यहाँ से हम अगेन जो मून वाली स्टोरी मैंने सुनाई है ना, वो मैं रेंज पे भी अप्लाई होती है। और अगर ज़रा इन इक्वेशंस पे भी गौर करें, इनमें हमेशा ये वी आई वाली टर्म आपको नज़र आएगी, ठीक है, और वो क्या इंडिकेट कर रही है, द इनिशियल पावर, ठीक है। और जाहिर है यहाँ पर एंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखें ना कि मैं जहाँ पर भी इन जगहों में, चाहे वो हाइट की इक्वेशन है इस थीटा को देखें, टाइम की इक्वेशन है इस थीटा को देखें, और रेंज की इक्वेशन है थीटास को देखें, जहां पर भी मैं ज़ीरो पुट करूंगा ना, ऑल दीज इक्वेशंस विल वैनिश, क्योंकि जाहिर है आपके पास थीटा जो है इन इक्वेशंस को ज़ीरो कर देगा। और जाहिर है अगर ज़ीरो मैंने लगा दिया है तो उसकी वजह से आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो एक तरह से वन डायमेंशन हो जाएंगे। आपका एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर राइज हो सकता है कि वाई नॉट टू पुट 90, आप 90 पुट कर दें, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा, अगेन यू हैव स्किप्ड द टर्म। और ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, h इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर बाई जी, वी आई स्क्वायर बाई 2g बनेगी, ठीक है। और ये कोई नई इक्वेशन, ये कोई वो तो इक्वेशन नहीं है, ये तो वही पुरानी इक्वेशन है, 2gh इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर। वी आई स्क्वायर मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो फाइनल पॉइंट तक चाहते चाहते ज़ीरो हो जाएगी, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई है। सो इट्स ओनली अबाउट वर्टिकल। इसी तरह से यहाँ पर मैं साइन थीटा की वैल्यू 90 लगा दूँ, इट विल बिकम t इज़ इक्वल टू वी आई बाई जी। ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, वी आई इज़ इक्वल टू जी टी, याद है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें वी एफ की वैल्यू ज़ीरो पुट की गई है। इसी तरह से आर की वैल्यू जो है, जो वी आई स्क्वायर बाई जी आई है आपके पास, मिसाल के तौर पर ये वाली अगर आप ये फिगर यूज़ कर लें, ये सिंपल आप इस वाली कोई पुट कर लें, सो वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। ये क्या चीज़ बन गई, कुछ समझ आया, ये क्या चीज़ बन गई है, ये भी आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आप देखें ना इसमें अगेन वी एफ की वैल्यू ज़ीरो पुट की गई है, ठीक है। वो 2 जो है जो यहाँ पर कंज्यूम हुआ था ये वाला,
वो भी आपके इक्वेशन में आ सकता है। सो इट कैन बी ईजिली यूज्ड। सो इस तरह से ये जो इक्वेशंस आपकी रेंज, मैक्सिमम हाइट और उसकी बनी हुई हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नई चीज़ें बनी है। ये बेसिकली उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके की गई हैं। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट वो ये है कि जितने भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सेट होगा, मतलब वो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, उनकी रेंज की वैल्यू बराबर होगी। और उसका रीज़न क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आपके पास रेंज की वैल्यू है। अब साइन 2 थीटा में अगर आप थीटा को ले लें 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो जाहिर है ये 60 और 30 का सम जो है 90 बनता है, तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा साइन 60, और अगर मैं 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा साइन 120, और इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है। सो इस तरह से अगर हम ये 15 डिग्री में ले लूँ, सो एग्जैक्टली इसका जो आपके पास प्लॉट बनेगा वो 75 डिग्री के बराबर बनना चाहिए है। ठीक है, ये इसी तरह से इसमें जो मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी वो 45 डिग्री पे मिलेगी, ये वाली। तो आई होप सो कि यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमारे जहन में कुछ आ गए होंगे, कुछ जो आपके जहनों में कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा इशू है जो आपके जहन में अभी तक है और वो उसमें क्लैरिटी नहीं आई, वो कमेंट सेक्शन में उसके ऊपर आप डिस्कशन कर लें, तो ये पूछ लें उसके बारे में, देन वी कैन टॉक ऑन दिस, ताकि वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।